हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में है क्यों। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के बाद भारत सरकार ने 7 मई 2025 को संवेदनशील बुनियादी ढांचे वाले लगभग 300 जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की घोषणा की थी। अभ्यास में हवाई हमले के सायरन ब्लैकआउट सिमुलेशन शामिल होंगे और 2003 में नागरिक सुरक्षा मैनुअल से प्रेरणा लेते हुए सरकार ने दुश्मन के विमानों को बाधित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ब्लैकआउट प्रोटोकॉल पर जोर दिया था। ब्लैकआउट यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में एकदम लाइट वगैरह पर रोक लगाना, मतलब कुछ टाइम के लिए लाइट वगैरह कट जाती है और अंधेरा हो जाता है ताकि दुश्मन की नज़रों से बचाया जा सके वहाँ के नागरिकों को। तो जो ये न्यूज़ है ये लिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स से एंड रूटर्स से भी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्यों की। परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों, रिफाइनरियों और बांधों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे वाले लगभग 300 नागरिक सुरक्षा जिलों में अभ्यास किया जाना है, जिसमें हवाई हमले के सायरन परीक्षण, संभावित हमलों के लिए नागरिक तैयारी अभ्यास और बंकरों और खाइयों का रखरखाव शामिल है। अगर हवाई हमले का सायरन परीक्षण इसलिए होता है क्योंकि अगर हवाई हमले होते हैं तो फिर उससे जो नागरिक होते हैं या फिर जो जनता होती है उनको सचेत कर लिया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है क्या। तो ये एक बड़े पैमाने पर तैयारी का अभ्यास है और परीक्षण करता है कि नागरिक आबादी किसी आपात स्थिति में कितने जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकती है, विशेष रूप से युद्ध जैसी स्थितियों जैसे कि मिसाइल हमलों या फिर हवाई हमलों के दौरान। तो कहा भी जाता है जैसे कि हवाई हमले होते हैं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित किसी कोने पर हम हो सकते हैं। अगर हवाई हमले होते तो एक कोने पर जा कर के छुप जाना चाहिए क्योंकि कोने कोने हवाई हमलों से बचाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अभ्यास वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं और शहरों में लाइटें बंद कर दी जाती है, हवाई हमले के सायरन बजते हैं और नागरिक आश्रय लेने का अभ्यास भी करते हैं। आपातकालीन सेवाएं वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करती हैं और इसका उद्देश्य दहशत को कम करना, अराजकता से बचना और जान बचाना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे करके मॉक ड्रिल हो रही है। अब हम बात करते हैं कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस के वॉलंटियर और एनवाईकेएस के मेंबर यानी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेंबर और स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये मॉक ड्रिल है तो कैसे की जाएगी। तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आज कल दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि राज्यों के मुख्य सचिव और सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसर भी मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने देश के कुछ जिलों सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स के युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की ड्रिल के लिए चिन्हित किया और सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटे गए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो जो कैटेगरी 1 है यानी कि जो सबसे संवेदनशील जिले हैं, और कैटेगरी 2 में संवेदनशील और कैटेगरी 3 में कम संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि पाकिस्तान से तनाव के बीच में नागरिक सुरक्षा के लिए देश में मॉक ड्रिल कैसे होगी। तो हवाई आक्रमण की स्थिति में चेतावनी सायरन प्रणाली का संचालन होगा, ब्लैकआउट जैसी पारंपरिक युद्धक तैयारियां परखी जाएंगी, विद्यार्थियों नागरिकों को बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और 244 सरहदी और तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा कैसे कैसे स्टेप में जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है वो होती है। तो सबसे पहले इसकी प्लानिंग की जाती है। गृह मंत्रालय और डायरेक्टोरेट जनरल फायर सर्विस सभी राज्यों और जिलों के साथ बैठक करते हैं। दूसरा, निर्देश जारी किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर को मॉक ड्रिल की योजना और टाइम टेबल दे दिया जाता है। तीसरा होता है इसमें जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। एनएसएस और एनवाईकेएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रेडियो, टीवी या फिर सोशल मीडिया के जरिए सूचित करते हैं कि एक मॉक ड्रिल है। इसके बाद संसाधन वितरण किए जाते हैं क्योंकि अब मॉक ड्रिल करनी है तो उसमें संसाधन का वितरण भी जरूरी है। तो इसमें जिलों को सायरन, फर्स्ट एड किट एंड आग बुझाने की मशीनें जैसे सामान दिए जाते हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल का दिन तय किया जाता है तो तय दिन सायरन बजता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना रोल निभाते हैं। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाती है। तो ड्रिल के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कमियों और गलतियों की समीक्षा करते हैं और भविष्य की प्लानिंग करते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं हवाई हमले का सायरन कैसे बजेगा। तो मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाया जाएगा। इमरजेंसी में अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करता है ताकि लोग सेफ प्लेस पर पहुंच सकें। इसके बाद नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी और यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें।
जैसे कि ड्रॉप एंड कवर टेक्निक यानी कि झुककर छिप जाओ और कान बंद कर लो वाली जो टेक्निक होती है, और नज़दीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के समय शांत रहना सिखाया जाएगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल कैसे होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ब्लैकआउट की ज़रूरत क्यों पड़ी। 2003 में भारत में नागरिक सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत शीर्षक वाले पहले दस्तावेज में कहा गया था कि हवाई हमले के खिलाफ सुरक्षा में एहतियाती उपायों में प्रकाश प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अनुसार ब्लैकआउट उन्नत उच्च गति विमानों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ब्लैकआउट होगा तो उसमें पूरी तरीके से रोशनी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। तो फिर उस अंधेरे में जो विमान होते हैं वो नॉर्मल नागरिक को भी नहीं देख सकते और किसी प्रतिष्ठान या इमारत को भी नहीं देख सकते हैं, तो उनको हमला करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सामान्य दृश्यता की स्थिति में ज़मीन से 5000 फीट की ऊंचाई पर कोई प्रकाश दिखाई नहीं देना चाहिए, और दस्तावेज के अनुसार प्रकाश प्रतिबंधों को धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए, ना कि एक साथ। ये प्रतिबंध स्ट्रीट लाइट, कारखाना और वाहनों की लाइटों पर भी लागू होंगे, यानी कि एकदम अंधेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिरोजपुर का सीन है। अब ब्लैकआउट के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। दस्तावेज के अनुसार सभी सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को सार्वजनिक सुरक्षा के अनुरूप न्यूनतम स्तर तक कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा नीचे की ओर ढलान को छोड़कर सड़क के लैंप से कोई सीधी किरण उत्सर्जित नहीं की जानी चाहिए। जमीन पर फेंकी जाने वाली रोशनी 20 फीट की दूरी पर 25 वाट के बल्ब या फिर 6 फीट की दूरी पर एक साधारण हैरिकेन लालटेन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी इमारत में तब तक कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसे अपारदर्शी सामग्री से ढक न दिया जाए। थोड़ा सा बात करते हैं, इसके लिए 2 निर्देश दिए गए हैं। तो उन निर्देशों में कहा गया प्रकाश के स्रोत से सीधे या फिर किसी चमकदार सतह से परावर्तित कोई भी किरण इमारत के छत वाले हिस्से के बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए, और इमारत या फिर उसके किसी भी हिस्से के बाहर कोई चमक ऊपर की ओर नहीं फेंकी जानी चाहिए, और किसी भी इमारत के बाहर सजावट या फिर विज्ञापन के लिए कोई रोशनी की अनुमति भी नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं कई ढाबे एंड होटल अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये रोशनी एंड लाइट वगैरह लगा देते हैं, तो वो चीज़ें भी सब बंद होगी कुछ टाइम के लिए। प्रारंभिक ब्लैकआउट अभ्यास पहले से ही हो रहा है, तो बता करते हैं कि कहाँ पर ये अभ्यास चल रहा है। रविवार शाम को पंजाब के फिरोजपुर कैंट में 30 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास किया गया और भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित यह इलाका हाई अलर्ट पर है। यह अभ्यास आगामी राष्ट्रव्यापी अभ्यास का पूर्वावलोकन भी था। थोड़ा सा बात करते कि सबसे पहले मॉक ड्रिल हुई कब थी। तो भारत पाकिस्तान तनाव 54 साल पहले हुई थी, 1971 में आखिरी मॉक ड्रिल इससे पहले जो हुई थी। नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल बेहद असामान्य कदम था, और तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो पूर्ण युद्ध में बदल गया था। तब नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास किया गया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कैमोफ्लेज एक्सरसाइज की। तो जो कैमोफ्लेज एक्सरसाइज है, यानी कि सैन्य ठिकाने, संसद, संचार टावर और बिजली संयंत्रों जैसी रणनीतिक इमारत और प्रतिष्ठानों को इस तरह से ढक दिया जाएगा कि सैटेलाइट या फिर हवाई निगरानी के दौरान इसे पहचाना ना जा सके। थोड़ा सा बात करते हैं इवैक्यूएशन ड्रिल्स की। तो इवैक्यूएशन ड्रिल्स में क्या होता है कि अधिकारी अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों पर ले जाने की प्रैक्टिस करते हैं। इवैक्यूएशन ड्रिल्स में इमरजेंसी में सभी संभावित परेशानियों की पहचान करके संचालन को सुचारू रूप से करने में मदद भी मिलेगी। थोड़ा सा बात करते हैं मॉक ड्रिल में किन बातों पर जोर दिया जाएगा। तो एयर स्ट्राइक, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। हमले के दौरान आम लोगों को खुद की सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि एकदम अंधेरा, और एयरबस और ऑयल रिफाइनरी समेत अहम कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना होगा, और आम लोगों से जगह खाली कराने का आग्रह किया जाएगा और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोगों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स और रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट किया जाएगा, और इमरजेंसी में कंट्रोल रूम और सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू होगा। एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस को चेक किया जाएगा, और एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ा जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं मॉक ड्रिल के बाद होगा कि आखिर ये मॉक ड्रिल हो तो जाएगी, लेकिन उसके बाद करेंगे क्या उस चीज़ का। तो जब मॉक ड्रिल हो जाएगी तो ड्रिल में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट में एक्शन, कार्यान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन, निष्कर्ष यानी कि फाइंडिंग्स, और सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट के क्षेत्रों का विवरण भी देना होगा। थोड़ा सा बात करते हैं फिरोजपुर ने आखिर मिसाल तो पेश की, लेकिन कैसे करके की और कैसे की, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा बात करते हैं। देशव्यापी मॉक ड्रिल हो जाएगी तो
हमको कई प्रकार के निष्कर्ष मिले, लेकिन जैसे देशव्यापी मॉक ड्रिल से पहले कुछ क्षेत्रों में इस तरह की प्रैक्टिस हो चुकी है। रविवार रात को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई थी और फिरोजपुर भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ रात 9 से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट रहा और 30 मिनट तक लगातार हूटर भी बजते रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेड वाला जोन है ये है फिरोजपुर, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला एक क्षेत्र भी है, तो इसीलिए इसको हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। 7 मई को होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का जनता के लिए क्या मतलब है, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। तो सरकार चाहती है कि लोग इसे तैयारी के तौर पर लें, ये घबराहट का संकेत नहीं है। इससे अधिकारियों और जनता दोनों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि कितना प्रबंधन और कराना है और कैसे करके नागरिकों की सुरक्षा तय की जानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसी से डिसाइड होगी। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिणाम का आकलन करें और ज़रूरत पड़ने पर सुधार करें। तो जहाँ पर जो अभी ऑफिसर्स उसको करवा रहे होंगे तो वो उनको एकदम से ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर कोई कमी रह रही है, अगर कोई कमी रह रही है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। देन उसके बाद उन चीज़ों का आकलन भी साथ साथ करते रहेंगे इस तरीके से। तो 7 मई को नागरिक सुरक्षा अभ्यास के लिए याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, तो थोड़ा सा उन पर भी नज़र डालते हैं। तो शांत रहें और स्थानीय निर्देशों का पालन करें। पानी, दवाइयाँ और टॉर्च जैसी बुनियादी आपूर्तियाँ रख लें। सोशल मीडिया पर अफवाहें या फिर असत्यापित खबरें साझा करने से बचें। यदि बिजली या फिर इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो घबराएं नहीं और आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या फिर सरकारी चैनल को सुनें, क्योंकि वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप फेक न्यूज़ से बचे रहेंगे। अंधेरे और सुरक्षा में क्या संबंध है यहाँ पर, तो मॉक ड्रिल के दौरान फ्लैश ब्लैकआउट का अभ्यास होगा जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी और खिड़कियों पर मोटे पर्दे या फिर काले कागज़ या फिर ब्लाइंड लगाएं। तो और शीशे से दूर रहें, ज़मीन पर लेट जाएं। इस तरीके से अंधेरे में सुरक्षा तय हो सकती है। ये सारे हमले हम जो हवाई हमले उनसे बचाने में मदद कर सकते हैं। भारत की पाकिस्तान पर 7 स्ट्राइक हुई थी। सबसे पहले हुई थी सिंधु जल संधि निलंबित, दूसरा हुआ था अटारी एकीकृत चेक पोस्ट बंद, इसके बाद हुआ था SVS वीज़ा के तहत भारत आने की अनुमति नहीं। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायुक्त खाली करने का निर्देश किया गया था। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त की क्षमता घटाई गई और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी गई और अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह में अहम बदलाव किए गए थे। पहलगाम के बाद भारत ने क्या क्या एक्शन लिए थे, थोड़ा उस पर भी चर्चा करते। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने 1960 में सिंधु जल संधि को निलंबित किया। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को तत्काल बंद किया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द किया। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया और भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बंद करने का आदेश दिया था। फिर इसके बाद 26 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले से जुड़े आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए थे। 30 अप्रैल 2025 को 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और दर्जनों एक्स हैंडल्स और साइट्स को बैन कर दिया गया। 1 मई 2025 को भारत ने 23 मई 2025 तक पाकिस्तान विमानों के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद कर दिया था। 2 मई 2025 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से पाकिस्तान को दिए गए लोन की समीक्षा करने को कहा और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यानी कि 4 क्रिकेटर का आधिकारिक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए गए। 3 मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान से होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई और 4 मई 2025 में भारत ने बगलिहार बांध के सारे गेट बंद कर दिए और चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धांत 2003 होता क्या है, जिसके कारण ये मॉक ड्रिल में जिनकी गाइडलाइंस है उसे फॉलो किया जाएगा। तो आखिर हमें उस सिद्धांत के बारे में जान लेना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धांत 2003 भारत में नागरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने और लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है और ये सिद्धांत 2003 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि नागरिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे। PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।